Good morning, student, and welcome in business studies class of 10th November 2020. And today we will shall begin a new chapter. पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेस हमारा हो गया, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा हो गई काफ़ी. अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड दैट चैप्टर इज़ बिजनेस सर्विसेज. तो बिजनेस सर्विसेज में बच्चों हम लोग सर्विसेज के बारे में जानेंगे. गुड्स के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि जो सामान होता है, जैसे मान लो कि हमें प्यास लगी, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम बिस्लेरी का एक बोतल ख़रीदा 18 रुपए में और उसका पानी को पिया, तो इससे क्या होता है कि हमारा प्यास बुझ जाता है. और प्यास बुझाने का जो जरिया होता है वो जल होता है, पानी होता है. लेकिन पानी ऐसा वस्तु है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं. और मान लो कि हमें इंटरटेनमेंट की ज़रूरत हो रही है, हमें गाना सुनने का मन है, तो गाना भी एक पेन ड्राइव के शक्ल में आएगा या मोबाइल में होगा. वो गाना भी हम लोग म्यूज़िक के तरंग वेव के रूप में हमारे कानों तक पहुंचेगा. वो भी को हम लोग एक ज़रिया मान सकते हैं, चीज़ मान सकते हैं. इन सर्विसेज जो होता है वो सेवा है. वो सेवा का जो है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक सर्विस दे रहा हूँ अपने नॉलेज के माध्यम से, और आप लोग जो है वो उसको ग्रहण करते हैं वो सर्विस को. तो वो एक प्रकार का सर्विस हुआ. मान लीजिए कि मेरे को यहाँ से रांची जाना है दिवाली की छुट्टी में, तो हम ट्रेन से जाएंगे. तो ट्रेन वाला जो है वो ट्रेन है, लोहे का ट्रेन बना हुआ, चक्का है, बॉगी है, सब उसमें. लेकिन वो जो है वो चलता है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं. तो वो भी एक प्रकार का हमें सर्विस दे रहा है. हमको कुछ प्रोडक्ट बना के नहीं दे रहा है कि आप जैसे कि हम किराया देते हैं तो उसके बदले में हमको एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचा देता है, लेकिन बदले में कोई सामान नहीं देता है. जबकि हम बाज़ार में अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो हम लोग सामान खरीदते हैं. तो सेवा ही इसी तरह से होता है, यानी कि जो सर्विसेज है वो हमें मिलता है. वो सर्विसेज किस तरह का सर्विसेज हमें इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो पढ़ना आपको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ना है और इंश्योरेंस सर्विस के बारे में पढ़ना है. बैंकिंग सर्विस में क्या होता है, बैंकिंग का जो हम लोग जानते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत होती है, या पैसा भी, आप देखिए पैसा भी कागज़ का बना हुआ एक सामान है, ठीक है. लेकिन पैसा से हम लोग क्या करते हैं, पैसे से हम लोग सामान खरीदते हैं और अपना जो भी यूटिलिटी है वो पूरा करते हैं. फिर आप देखिए कि आपको अपने मम्मी और पापा को विदेश में पैसा जो भेजना है तो वो कैसे भेजेगा. तो आपको पहले के ज़माना में पैसा कैसे भेजा जाता, तो कोई मैसेंजर होता था, यानी जो आदमी वहाँ जाता था तो उसको हम लोग पैसा दे देते थे कि आप जाओ मेरी माँ को दे देना. फिर धीरे धीरे जब ज़माना बदला, पोस्ट ऑफिस के जरिए हम लोग पैसा मनी ऑर्डर करने लगे. फिर धीरे धीरे इंटरनेट का ज़माना आया और बैंकिंग जो है इंटरनेट में कन्वर्ट हो गया, ऑनलाइन हो गया. और अब हम लोग घर बैठे बैठे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही पैसा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. ना हमें पैसे छूने की ज़रूरत पड़ती है और ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है. तो पैसा हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है. अभी मान लो कि हमें इंश्योरेंस भरना है, मुझे ही भरना है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है अपने LIC लाइफ इंश्योरेंस का. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोबाइल लेंगे और अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, पैसा चला जाएगा और हमारा प्रीमियम भर जाएगा. यानी हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. तो ये सारा इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेवाएं, ठीक है. तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस पढ़ना है इसमें. फिर सर्विस गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, गुड्स क्या होता है हम लोग छू सकते हैं, सेवा को हम लोग नहीं छू सकते हैं. ये भी आपका बुक में लिखा होगा, ये भी आप खुद से ही कर सकते हैं बहुत आसानी से. फिर आप क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, जो भी मैंने बताया, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. फिर आपको ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. ई बैंकिंग मतलब ई बोले तो इंटरनेट. देन आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस पॉलिसी किस तरह का होता है, इस पर हम लोग बहुत गहन चर्चा करेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है. एंड वेयर हाउस, यानी वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन्स, जो हम लोग जानते हैं जहाँ पर हम लोग सामान सुरक्षित रखते हैं और उसका उपयोगिता बरकरार रखता है वो गोदाम में, है ना. जैसे प्याज का गोदाम होगा तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो ड्राइनेस है, उसमें वो सड़ेगा नहीं प्याज, या उसमें से पौधा नहीं जन्म लेगा. तो इस तरह का जो माहौल हम लोग देते हैं तो वो हम लोग उसको गोडाउन्स बोलते हैं. ठीक उसी प्रकार आलू, प्याज, चावल, यानी हर चीज़ का
अलग अलग सब्जियों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। फल का भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है ताकि वो जो है ख़राब नहीं। तो वेयर हाउस भी एक प्रकार का सर्विस आपको देता है, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़िएगा। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सर्विस देखते हैं। नेचर ऑफ सर्विस में ये क्या है, इंटेंजिबल है, यानी हम लोग छू और देख नहीं सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। इनकन्सिस्टेंसी है इसका एक फीचर्स। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज इज इनकन्सिस्टेंसी। सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, सर्विसेज हैव नो परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ईच टाइम, यानी कि हर बार ये कंसिस्टेंट परफॉर्म करे एक प्रोडक्ट की तरह, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी है। कभी कभी सर्विस ख़राब भी होता है, कभी कभी सर्विस बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन जो गुड्स होता है वो तो उसका उपयोगिता एक ही जैसा। दूसरा आता है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब कि इसको इसके देने वाले से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज बीइंग परफॉर्म्ड। दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस सीम्स टू बी इनसेपरेबल। कहने का मतलब कि जो बनाने वाला है सर्विस का और जो उपयोग करने वाला साइमल्टेनियसली यूज होता है, एक ही साथ यूज होता है, और इसको इसका बनाने वाला से अलग नहीं किया जा सकता है ना। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बनाने वाले से अलग किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है, लेकिन जो सर्विस होल्डर है उसको उससे बनाने वाले से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको पढ़ाई के बारे में आपको बता रहे हैं, हम टीचर हैं, हम आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें इससे अलग नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम इसको रिकॉर्ड करके इसको एक प्रोडक्ट के रूप में बेच सकते हैं, लेकिन ये इसका जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम इसे अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबिलिटी होता है। चलिए और इसको हम पूरा अच्छा तरह से पढ़ ही लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज बीइंग परफॉर्म। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ होता है। दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज सीम्स टू बी इनसेपरेबल, यानी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है, एक ही साथ रहता है। वाइल वी कैन मैन्युफैक्चर अ कार टुडे एंड सेल इट आफ्टर अ मंथ, this is often not possible with services that have to be consumed as and when they are produced। यानी जब बोला जा रहा है तभी आप सुन रहे हैं, यानी जैसे ही प्रोड्यूस हो रहा है वैसे ही आप सुन रहे हैं उस चीज़ को। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ क्लासरूम में, अगर कुछ बोलता हूँ तो उसमें जो बोल रहा हूँ वही आप सुन रहे हैं उसी समय, तो एक ही साथ हो जा रहा है। सर्विस प्रोवाइडर में डिजाइन अ सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सन फॉर यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, बट द इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स रिमेन्स द की फीचर ऑफ सर्विस। यानी इंटरेक्शन, यानी जब कस्टमर से इंटरेक्शन का बात आता है तो वो सर्विस का एक की फीचर है। जैसे बोलता है एटीएम जो है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम may replace the banking clerk for the front office activities like cash withdrawal or check deposit, but at the same time the presence of the customer is required। देखिए यही बोला है, बहुत अच्छा बोला है कि मान लीजिए हम बैंक में जाते हैं तो हम बैंक के क्लर्क से पैसा लेते हैं जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, लेकिन हम एटीएम में जाते हैं तो हम एटीएम से पैसा लेते हैं, लेकिन हमें तो जाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है वो। ना ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। सर्विसेज का स्टॉक हम नहीं रख सकते हैं। सर्विसेज हैव लिटिल और नो इंटेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज, यानी इसको हम लोग आगे के इस्तेमाल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्विस है। देन आइए इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। A customer has the opportunity to get the services modified according to the specific requirement, यानी जो सर्विस जिसको मिलना है वो अपने हिसाब से सर्विस को चेंज कर सकता है। तो ये भी इसका एक गुण है। फिर आइए डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं कि सर्विस का ये इसका बीच में ये जो डिफरेंस है। अब आइए हमें पढ़ना है बिजनेस सर्विसेज, यानी बिजनेस में कौन कौन सा सर्विसेज दिया जाता है जनरली। तो बिजनेस एक एक्टिविटी को खड़ा करने के लिए सर्विस का योगदान होना ज़रूरी है। जब तक हम लोग सर्विस सेक्टर को खड़ा नहीं करेंगे
तब तक बिजनेस भी खड़ा नहीं हो सकता। जैसे सर्विस सेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये जो हमारा 5 मुख्य सर्विसेज है जो कि बिजनेस को खड़ा करता है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज, तो ये पैसा से जितना भी संबंध है हाँ वो पूरा करता है। इंश्योरेंस रिस्क से संबंधित जो भी है वो पूरा करता है। ट्रांसपोर्टेशन का तो बात ही क्या कहना है, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में है। आज ट्रांसपोर्टेशन में हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सब होता है। वेयर हाउसिंग भी एक प्रकार का है। अगर हम लोग पोर्टुगल का प्याज खाते हैं तो कैसे खा सकते हैं, जब तक उसको हम लोग सही सलामत रखेंगे नहीं तब तक हम लोग पोर्टुगल का नहीं खा सकते। हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, पता नहीं वो फल या सब्जियां कहाँ से आएंगी, हमें कभी नहीं पता चलता है कि हमारे देसी फार्म का है या पोर्टुगल का है या यूरोप का है, पता नहीं। कम्युनिकेशन सर्विस, जो मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस है, यानी जानकारी को एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाने का जो सर्विसेज है, ये आज के ज़माने का रीढ़ है, की है। ये बहुत फास्ट हो गया है, तुरंत हम लोग जो है कम्युनिकेशन कर देते हैं। पहले के ज़माने में लेटर के थ्रू होता था और बहुत समय लगता था, फिर या किसी को बोलना पड़ता था। तो अब ये सब समय चला गया, तो ये बिजनेस सर्विस में हो गया। सोशल सर्विसेज के बारे में हमें जानकारी होता है लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, हमें पढ़ना नहीं है, सॉरी। यानी जो समाज का जो काम है ना, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ एंड हाइजीन के सेक्टर में और आपको एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, तो ये हमारा सोशल सर्विसेज आता है। नेक्स्ट आता है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज तो बिल्कुल पर्सनल है, वो किसी भी तरह का सर्विसेज हो सकता है। मान लीजिए कि हमको मालिश की ज़रूरत है तो हम किसी को बुला के अपना मालिश करवा रहे हैं, तो ये पर्सनल सर्विसेज। तो ये पर्सनल सर्विसेज में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बिजनेस सर्विसेज में नंबर 1 बैंकिंग है। ठीक है, तो बैंकिंग क्या है इसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं। बैंक है, कॉमर्शियल बैंक आर एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द कस्टमर्स। A banking company in India is one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending। यानी ये पैसा लेता ही है, इसका पर्पस है पैसा लेने का, ग्राहक से जो पैसा लेता है इसका पर्पस है इसको उधार देना है। और दोनों का इंटरेस्ट, यानी जिससे लेता है उसको भी इंटरेस्ट पे करता है और जिसको देता है उससे भी इंटरेस्ट लेता है, और दोनों का जो इंटरेस्ट है उसका रेट में डिफरेंस होता है, यही इसका जो है इनकम होता है ना। बैंकिंग जो है धीरे धीरे पैसा भेजने का, चेक बनाता है, बैंक ड्राफ्ट बनाता है, इस तरह से करने लगा काम, उसके लिए एक अपना एक कमीशन चार्ज करता है, एक सर्विस चार्ज करता है धीरे धीरे। तो अभी आज के डेट में क्या है कि हम लोग जो है जो भी सर्विसेज देते हैं उसके लिए बैंक भी सरकार को जीएसटी के रूप में एक सर्विस चार्ज देता है, जो भी हमारा है। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे जैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा विषय से हट कर बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में और हमारा जो आज के ज़माने में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कारण भी टेक्नोलॉजी का है। अब देखिए, पहले बहुत सारे बैंक थे, बहुत सारे उसमें कर्मचारी काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब लोग बैंक कम जाना कर दिए। सरकार ने कैश विड्रॉवल पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप 4 विड्रॉवल से ज़्यादा कीजिएगा तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि लोग बैंक जाना कम कर दिया। लोग जितना पहले बैंक जाते थे उसकी मात्रा में आधा जाते हैं अब, और आधा काम जो है मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रेन का टिकट बुक करना है तो ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए पहले लोग लाइन में लगते थे, खड़ा होता था, टाइम देते थे, तो उससे क्या होता था, घर से निकलते थे तो पैसा खर्च होता था। मान लीजिए लाइन कहीं जा रहे हैं तो बस का भाड़ा खर्चा हुआ, फिर उसको पानी पीने या कुछ खाने का ज़रूरत है तो वहाँ पे भी खर्चा हुआ। अभी क्या है कि घर में बैठे बैठे कर लेता है, तो ये सारा खर्चा उसका बच गया। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में पैसा नहीं जाता है। तो इसके साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाता है, ये भी एक फैक्टर है। चलिए, इसलिए हमारा चीज़ अभी नहीं पढ़ना है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर नहीं पढ़ना है ये सब। यानी जितना भी सुविधा का सामान बढ़ते चला जाएगा उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट भी या अनस्किल्ड वर्कर का संख्या भी बढ़ते जाएगा। यानी जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे अभी पूरे समाज में ये हो रहा है। तो हाँ,
तो ये बैंकिंग है, जो चेक बनता था, ड्राफ्ट बनता था। अब तो देखिए ऑनलाइन सिस्टम ने चेक और ड्राफ्ट का सारा सिस्टम को ही खराब करके रख दिया। पहले हम लोग नौकरी का फॉर्म भरते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, ड्राफ्ट बनवाते थे, ड्राफ्ट बनाकर भेजते थे। अब मान लीजिए कि हमें 100 रुपया फ़ी है तो 25 रुपया स्टेट बैंक में उस समय 25 रुपया ड्राफ्ट का फ़ी था कम से कम न्यूनतम, तो हमें 125 रुपये लगता था। उसका ड्राफ्ट को हम लोग बनवाते थे और ड्राफ्ट को फॉर्म के साथ अटैच करके बाकायदा उसको लिफाफ में इन्वॉल्व में करके हम लोग भेजते थे। और पोस्टल सर्विसेज का यूज़ करते थे, पोस्ट ऑफिस में उसको स्पीड पोस्ट करते थे, वहाँ पे भी हम जो है 30 रुपया 35 रुपया जो है खर्च करते थे। आज के रेट में क्या है देखिए, आज के रेट में आपको ऑनलाइन आप खोलिए, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप कीजिए, ऑनलाइन ही पैसा भेज दीजिए, आपको ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो तुरंत काम हो गया, पैसा भी चला गया। इससे क्या हुआ, जो ड्राफ्ट पहले बनता था उसकी संख्या में कमी आ गई। तो चेक ड्राफ्ट ये सब पुरानी बातें अभी लिखी गई, नया में तो इस सब का संख्या बहुत कम हो गया। और इससे क्या हुआ कि बैंकिंग का इनकम को बहुत असर पड़ा। और बैंकिंग का इनकम को बहुत असर पड़ने के साथ साथ उसने जीएसटी चार्ज, जो सर्विस चार्ज लगाने लगा कि भाई अब जो है कस्टमर जो है अधिकतर ऑनलाइन इस्तेमाल करता है तो क्यों ना उस पर चार्ज लगा दिया जाए। फिर क्वेश्चन कस्टमर करने लगा कि भाई आप ऑनलाइन में तो कोई मानव तो श्रम का यूज़ होता ही नहीं है। जैसे पहले ड्राफ्ट बनवाते थे तो उसमें एक क्लर्क था, वो बनाता था, लिखता था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। हम ऑनलाइन कर देते हैं तो उसमें कोई मानव का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तो मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट होता रहता है। तो वो उस वजह से भी हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और बैंकिंग का इनकम भी बहुत कम हुआ इसकी वजह से। अब बैंक पूरी तरह से उधार देने पर निर्भर है, यानी जितना ज़्यादा ये लेंड करेगा, उधार देगा और उस पर इंटरेस्ट जो आएगा, यही इसका सबसे बड़ा इनकम का साधन है। और अभी जो भाजपा की सरकार या उससे भी पहले की सरकार आई है, उसमें हम लोगों ने क्या ट्रेंड देखा है कि लोग लोन लेकर भाग जा रहे हैं, पैसा चुका नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट का तो दूर का बात, प्रिंसिपल ही नहीं चुका रहे हैं। तो इस तरह से भी हमारा जो है बैंकिंग का खस्ता हाल होते चला गया है और इसका परिणाम जो है आने वाले समय में सबको भुगतना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मी। चलिए, तो ये बैंकिंग है। तो अर्बन ओरिएंटेशन ये सब आप पढ़िएगा। देखिए टाइप्स ऑफ बैंक में बोलता है कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक ही हम लोग अभी के यूज़ में सबसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, जितना भी बैंक हमारे आसपास जो दिखते हैं वो सब के सब कॉमर्शियल बैंक हैं। कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, हाउसिंग कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव की संख्या गुजरात के सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। कोऑपरेटिव उस तरफ जाइए, गुजरात मुंबई में, तो उस तरफ कोऑपरेटिव का बहुत ज़्यादा है कोऑपरेटिव बिजनेस का, और हमारे इस तरफ में कोऑपरेटिव बैंक्स काफ़ी कम हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी कॉमर्शियल बैंक की ही तरह काम करते हैं, लेकिन अभी जो डूबने वाला जो प्रक्रिया जो चालू है उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी लपेटे में आ गए हैं और इसमें भी लोग इसका भी कर्ज ले लेके भाग जा रहे हैं और ये जल्दी से डूब जा रहा है। देन आइए स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब होता है कि जैसे कि लैंड से रिलेटेड बैंक, प्लांट इंडस्ट्री से रिलेटेड बैंक, देखिए उसको मैं पढ़ रहा हूँ स्पेशलाइज्ड बैंक्स को। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स से इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बैंक्स, यानी कि एक किसी विशेष कारण के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो काम होता है, जिस बैंक में वो काम होगा तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलेंगे। इंडस्ट्रियल बैंक यानी केवल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो बैंक है। डेवलपमेंट बैंक्स यानी डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो बैंक है, तो वो हो गया स्पेशलाइज्ड बैंक्स। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स देखिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ये रहता है। ठीक है। यानी ये सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल नाम से ही स्पष्ट होता है कि वो ऐसा बैंक है जो एक ही है और वो सबको कंट्रोल करता है, सब तरह का बैंक को कंट्रोल करता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे वो डेवलपमेंट बैंक हो, या चाहे स्पेशल बैंक हो, तो वो कहलाता है सेंट्रल बैंक। और हमारे देश में सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो वही सारा एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, देखती है कि हमारे देश में बैंकिंग की स्थिति क्या है। तो हमें मेन जो है हमें पढ़ना है कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक में क्या है हमारा जो फंक्शन, मतलब इसका काम क्या है,
कॉमर्शियल बैंक है। तो आप देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, यानी पब्लिक से ये खातों के माध्यम से डिपॉजिट्स लेती है, जैसे सेविंग बैंक में लिया, करेंट अकाउंट में लिया, फिक्स्ड अकाउंट में लिया, तरह तरह के अकाउंट में ये पैसा लेती है। दूसरा काम इसका है लेंडिंग ऑफ फंड्स, उधार देना। तो ये उधार बहुत तरह तरह से देती है, इंडस्ट्री को देती है, एजुकेशन को देती है, पर्सनल लोन देती है, कैश क्रेडिट देती है, ओवरड्राफ्ट देती है। अब देखिए सारा इसमें लिखा हुआ है। डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स करती है, जो कि अभी नहीं है। ये पता नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग को जो है एक चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल आउट ऑफ डेटेड है, ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी होता भी नहीं है, फिर भी हमें सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए उसको हमने पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये उधार देने का काम करते हैं। फिर चेक फैसिलिटी है। चेक फैसिलिटी क्या होता है, जो कि बीआरएस में हम लोग भी पढ़ रहे हैं अभी। चेक फैसिलिटी क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चैनपुर में है और मेरा वहाँ पे 50,000 रुपये जमा है। अब मुझे मान लीजिए कि मेरे मकान मालिक को 5,000 रेंट पे करना है। तो हम फिर 5,000 रेंट पे कर क्या कर सकते हैं, हम अपने बैंक में जाएंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे और मान लीजिए हम 15,000 रुपये निकाल के लाते हैं और उसमें से 5,000 रुपये अपने मकान मालिक को पैसा दे दिए। तो ये भी एक रेंट पे करने का तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम अपना चेक बुक निकालेंगे, उसमें लिखेंगे मकान मालिक का नाम, लिखेंगे आज का डेट, लिखेंगे ₹5,000 लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और हमारे चेक बुक में हमारा जो अकाउंट नंबर और बैंक का पता और बैंक का IFSC कोड प्रिंटेड होगा और वो चेक दे देंगे। तो वो चेक चला गया। तो ये भी एक पेमेंट का जरिया है। और वो चेक जो है हमारा मकान मालिक अपने अकाउंट में, कहे उसका अकाउंट किस भी बैंक में हो, वो चैनपुर में भी हो सकता है, वो केनरा बैंक में भी हो सकता है, सेंट्रल बैंक में भी हो सकता है, वहाँ जमा करेगा। और वो जमा जैसे ही करेगा तो उसका बैंक जो है सेंट्रल बैंक या केनरा बैंक, जो भी बैंक है उनका बैंक हमारे बैंक को कांटेक्ट करेगा। पहले ये होता था, काफ़ी लेट होता था, अभी सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। हमारे बैंक को, यानी कि मेरा अकाउंट जो SBI चैनपुर में है, उसको इंटरनल वे में कांटेक्ट करेगा, यानी कि पता भी नहीं चलेगा। और उसका जो क्लियरिंग एजेंसी है वो सारा काम कर देगी। क्लियरिंग हाउस कहते हैं अभी, CH करके होता है कुछ, उसका फुल फॉर्म है, बोल रहा हूँ, क्लियरिंग हाउस। वो वहाँ चला जाएगा और वहीं से हमारा पैसा मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और मेरे मकान के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट चला जाएगा। फिर रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस ऑफ फंड मतलब होता है पैसा भेजने का काम करती है। पैसा भेजने का काम, यानी एक खाता से दूसरा। इसमें हमारा NEFT है। NEFT में हम 2 लाख रुपये तक भेज सकते हैं और 2 लाख रुपये से अगर ज़्यादा हो तो हमें RTGS करना पड़ता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये भी हमें पढ़ना होगा। और इसके अलावा एलाइड सर्विसेज। एलाइड सर्विसेज का मतलब हो गया कि और सब जो भी सर्विसेज बचा वो एलाइड सर्विसेज हो गया। इन एडिशन टू दी एबव फंक्शन, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड एलाइड सर्विसेज सच एज बिल पेमेंट्स, लॉकर फैसिलिटी, अंडर राइटिंग सर्विसेज, ये सब एलाइड सर्विसेज हैं। एलाइड मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ सर्विसेज है। अब आइए हमें जो पढ़ना है वो ई-बैंकिंग है। ई मतलब इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग तो आप जानते हैं, अब सारा होने लगा। अब देखिए पहले RTGS होता था। RTGS और NEFT के बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। RTGS और NEFT अगर होगा तो देखिए, ट्रांजैक्शंस में गुड्स आ गया, सर्विसेज आ गया, देन आपका मोड ऑफ पेमेंट आ गया। मोड ऑफ पेमेंट को 2 भाग बांटा गया। कैश तो अभी बहुत कम हो गया, अब डिजिटल हो गया। डिजिटल मीन्स नॉन कैश। उसमें आपको देखिए प्लास्टिक कार्ड्स है, ई-बैंकिंग है। प्लास्टिक कार्ड्स में ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड को ही ATM कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड व्यवसायी लोग के लिए होता है, जो ATM की तरह भी काम करता है। और अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो आप ATM कार्ड से पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। देन आइए ई-बैंकिंग। ई-बैंकिंग में हमारा क्या होता है, तो ये सब है इसमें। UPI है, ATM है, भीम है, मोबाइल वैलेट्स है, प्रीपेड कार्ड्स है, पॉइंट ऑफ सेल है, POS जिसको बोलते हैं, जो कि दुकान में रहता है, इसे स्वैप करने से POS से पैसा चला जाता है। तो ये हमारा है। तो इस तरह से इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी हम लोग पैसा भेज सकते हैं। NEFT और RTGS नहीं है। NEFT और RTGS पूनम गांधी में, उसका मिलेगा तो मैं उसका जिक्र कर दूंगा। तो आज के क्लास में बैंकिंग सर्विसेज के लिए बस इतना ही है। आप लोग पढ़िएगा और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं।
So thank you for cooperation. Thank you so much.